नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोड EL 301 में चैप्टर पावर एम्पलीफायर यानी थर्ड चैप्टर के अंदर हमने पूर्व में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर क्लास A, B, C, AB टाइप के बारे में बताया था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के बारे में बताया था। अब उससे आगे चलते हैं, ट्रांसफर कपल्ड ऑडियो पावर एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट यानी ट्रांसफर कपल्ड ऑडियो पावर एम्पलीफायर। इसमें आप देख रहे हो कि ऑडियो सिस्टम के लिए यहाँ पर आउटपुट साइड में ये यहाँ पर आउटपुट साइड पे इसमें एक लाउड स्पीकर दिया हुआ है और लाउड स्पीकर से पूर्व यानी पीछे की तरफ ये एक स्टेप डाउन या सिग्नल ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है और ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड में जुड़ा हुआ है और कलेक्टर साइड के ऊपर जो ट्रांसफर की प्राइम वाइंडिंग ऊपर है वहाँ पर DC सप्लाई पॉजिटिव VCC दे रखी है जो इसको इनिशिएट करती है इस एम्पलीफायर को। यहाँ पर सिग्नल इनपुट दे रखा है साइन वेव के फॉर्म में और आगे एक कपलिंग कैपेसिटर दे रखा है जो साइन सिग्नल को पार करता है और DC सिग्नल को ब्लॉक करता है। यहाँ पर R1, R2 और RE जो रेजिस्टेंस है वो बाइसिंग सर्किट के रूप में काम करते हैं और जो वोल्टेज VCE तैयार होती है कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज उसको कंट्रोल करते हैं और साथ ही कलेक्टर करंट IC जो कलेक्टर पे पहुंचता है ट्रांजिस्टर के उसको नियंत्रित करते हैं। यानी बाइसिंग सर्किट R1, R2, RE के रजिस्टर द्वारा क्वीसेंट या बाइसिंग क्यू पॉइंट को नियंत्रित किया जाता है जिससे जो एम्पलीफायर का आउटपुट पे भी पहुंचता है एज ए वेव फॉर्म सिग्नल के रूप में, वो डिसीजन करता है क्यू पॉइंट। क्योंकि हम क्लास A एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संपूर्ण साइकिल जो सिग्नल इनपुट पे मिल रहा है वो आउटपुट तक पहुँचता है, यानी साइन वेव इनपुट पे है उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आउटपुट पे भी पहुँचेगा, तो जैसे कि क्लास A एम्पलीफायर में होता है। चूँकि कलेक्टर करंट IC क्यू पॉइंट से नीचे जाता है तो बेस बायस वोल्टेज द्वारा एडजस्ट होता है क्यू पॉइंट। साथ ही बेस करंट में वेरिएशन के कारण जो ट्रांजिस्टर के बेस करंट मिलता है उसके कारण ट्रांसफर की प्राइमरी में फ्लक्स में चेंजेज आता है और एक बैक EMF उत्पन्न होता है ट्रांसफर की प्राइमरी वाइंडिंग में, जिसके कारण अचानक कलेक्टर करंट या दूसरे में करंट कलेक्टर वोल्टेज ठीक डबल यानी दुगनी हो जाती है, यानी 2 VCC के रूप में होती है, जिसके कारण कलेक्टर करंट भी डबल होता है 2 IC के रूप में होता है और जब कलेक्टर वोल्टेज मिनिमम की तरफ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वीसेंट पॉइंट को डिसाइड करता है बायस वोल्टेज VCE और बेस करंट डिसाइड करता है
कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के वेरिएशन को। इसकी एफिशिएंसी को क्लास एम्पलीफायर के लिए नीचे बता रखा है। जैसे आरएमएस कलेक्टर वोल्टेज में दे रखा VCE बराबर VC मैक्स माइनस VC मिनिमम बटे 2√2, क्योंकि रूट मीनी स्क्वायर वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, इसलिए इसे यहाँ 1/2 का साइन दिया हुआ है। अब चूँकि VC मैक्स का जो मान होगा वो होगा VCC माइनस 0 और VC मिनिमम का मान होगा जीरो माइनस VCC। VC मिनिमम का मान क्या होगा? 0 माइनस VCC। तो अगर इनको इस ब्रैकेट में रख दें इसमें, तो ये दोनों VCC जो है VC मैक्स वाला पॉजिटिव था और VC मिनिमम वाला माइनस VCC था, तो माइनस बार के अंदर वाले माइनस दोनों मिलके प्लस में कन्वर्ट हो गए, इसलिए ये 2VCC बटे 2√, के रूप में आ गया VC का मान। आरएमएस कलेक्टर करंट भी सेम इसी प्रकार से निकालते हैं। ICE कलेक्टरोमीटर करंट बराबर IC मैक्स माइनस IC मिनिमम बटे 2√2 बराबर 2IC माइनस 0 बटे 2√2। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैलकुलेशन जो की है वो साइन वेव के टॉप पॉइंट जो मैक्सिमम होता है वहाँ से स्टार्ट की है, फिर वहाँ से साइकिल गिरता है 0 पे आता है, 0 पॉइंट से फिर जाता है नीचे मिनिमम पर नेगेटिव साइड में। तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच में ये कैलकुलेशन होती है VCE और ICE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर करंट की। अब चूँकि जो मान हमें पहले प्राप्त हुआ उन मान को अगर सूत्र में रखें, एफिशिएंसी का सूत्र एक ट्रांसफर कपल क्लास एम्पलीफायर के लिए होता है ईटा मैक्स बराबर PAC बटा PDC। यहाँ PAC क्या है? आउटपुट पावर है जो लाउड स्पीकर पर पहुँचती है, यानी RL लोड स्पीकर का दूसरा क्या है? RL लोड है, वो जो पावर उसमें पहुँचती है वो PAC होगी, और जो पावर DC सप्लाई इधर ऊपर से आती है वो PDC होगी। तो बराबर ये जो PAC का मान था 2VCC 2IC बटे 8 और PDC का मान था VCC IC। अब इसको चित्र में इसको नीचे दिखा भी रखा है ये मान। RMS पावर डिलीवर्ड टू लोड यानी लोड स्पीकर पे PSC होगी, PSC बराबर VCE गुणा ICE बराबर, यहाँ पर इनका मान रखा ऊपर जो दिया हुआ 2VCC बटे 2√2 गुणा 2IC बटा 2√2 बराबर ये हो गया VCC बटा 2VCC मल्टीप्लाई 2IC बटा 8, यानी टोटल हो गया VCC IC बटे 2। और PDC का मान जो DC सप्लाई द्वारा एवरेज पावर मिलती है वो तब VCC गुणा IC। तो इन मान को एफिशिएंसी के अंदर रखा आगे, जिससे ये ईटा एफिशिएंसी ट्रांसफर कपल क्लास एम्पलीफायर के लिए प्राप्त होती है। ये होती है जैसे इस सूत्र में दे रखा है, तो VCC IC बटे 2 है किसका मान? PSC का मान है, और PDC का मान है VCC और IC ओनली। तो ये और गुणा 100% है ये, तो इसका मतलब हुआ हाफ बचता है इसमें, हाफ गुणा 100%, यानी 50% ईटा एफिशिएंसी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। An output transfer improves the efficiency of the amplifier by matching the impedance of the load with that of the amplifier output impedance। यानी एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस से जो लोड स्पीकर एम्पलीफायर का जो इम्पीडेंस है उससे मैचिंग करता है, और जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो ये प्रयास किया जाता है, यानी इम्पीडेंस मैचिंग का प्रयास करता है ये आउटपुट ट्रांसफॉर्मर। अगर ये इम्पीडेंस मैचिंग
नहीं कर पाता है तो लॉसेस हैं पावर की वो बढ़ जाते हैं। इसलिए इम्पीडेंस मैचिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको इम्पीडेंस मैच करने का मतलब हुआ इनपुट आउट इम्पीडेंस दोनों बराबर हो जाए ताकि लॉसेस ख़त्म हो जाए, पर ये होता नहीं है। इसलिए लॉस ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी 50% आ रही है, इसका मतलब लॉस तो हुआ है। यानी जो 100% पावर थी उसमें से केवल 50% ही आउटपुट पे पहुँच रही है। तो यहाँ ट्रांसफ़र क्या करता है, जो 35% क्लास ए एम्पलीफायर की होती है वो ट्रांसफ़र लगा के उसको 50% तक एफिशिएंसी को बढ़ाया, यानी 15% एफिशिएंसी और इंक्रीज़ कर दी ताकि लॉसेस जो पहले 65% थे वो 50% लॉस रह गया। बाय यूजिंग एन आउटपुट और सिग्नल ट्रांसफॉर्मर विथ ए सूटेबल ट्रांजिस्टर क्लास ए एम्पलीफायर एफिशिएंसीज रीचिंग 40%, यहाँ पर 50% बोलना है, 40 नहीं है, आर पॉसिबल विथ मोस्ट कमर्शियल अवेलेबल क्लास ए टाइप पावर एम्पलीफायर्स बीइंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस प्रकार का जो ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर क्लास एम्पलीफायर का निर्माण करता है उनसे एफिशिएंसी 40% के करीब पहुँचती है, जबकि सूत्र के अनुसार हमारे 50% होना चाहिए, 50% पहुँचनी चाहिए। पर जब हम काम करते हैं उपकरण तो उपकरण में एक्चुअल में 40% के करीब ही मिलती है, 50% नहीं मिल पाती है। यानी कि उपकरण जो है वो आइडियल कंडीशन में नहीं होता, प्रैक्टिकल कंडीशन में बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं सर्किटरी में, जिसके कारण लॉसेस होते हैं। इसलिए कमर्शियली जो क्लास एम्पलीफायर होता है वो 40% के करीब एफिशिएंसी दे पाता है। द ट्रांसफर इज ए इंडक्टिव डिवाइस। हाँ, दूसरी बात है, ट्रांसफर एक इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने वाली वाइंडिंग और कोर द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसमें बैक एमएफ इंट्यूज होता है। और जो बैक एमएफ का जो प्रभाव है वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए खतरनाक होता है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए साथ में कुछ युक्ति करनी पड़ती है। जैसे ब्लेडर रजिस्टर लगा जाता है। ब्लेडर रजिस्टर क्या है, बाईपास करता है हाई वोल्टेज को जो ट्रांसफर से बैक एमएफ द्वारा उत्पन्न होती है, और सेफ्टी बनाए रखता है ट्रांजिस्टर या उसके साथ जुड़ी अन्य युक्तियों का, यानी अर्थिंग कर देता है ब्लेडर रेजिस्टेंस एक तरह से। तो ट्रांसफर के साथ ऑडियो एम्पलीफायर का यूज़ करने हैं तो उसके लिए प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना जरूरी है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर इस सूत्र को और तरीके से देखें तो ओवरऑल एफिशिएंसी एक एम्पलीफायर सर्किट की हम इस तरह दिखा सकते हैं, ईटा ओवरऑल बराबर एसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड बट ए टोटल पावर डिलीवर्ड बाय डीसी सप्लाई। एंड डीसी सप्लाई कहाँ मिल रही है, कलेक्टर पर दे रहे हैं। और एसी पावर कहाँ डिलीवर हो रही है, लोड स्पीकर पे हो रही है। यानी लोड स्पीकर का लोड होता है आरएल, और डीसी पावर सप्लाई जो इनपुट पर जा रही है प्राइमरी के वो है। तो ईटा ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो पी आउटपुट एसी बटे पी इनपुट डीसी के रूप में होती है, और इसी को कलेक्टर एफिशिएंसी के रूप में दर्शाते हैं। तो ये सूत्र थोड़ा सा लिखने में फ़र्क हो जाता है, बाकी सेम है। कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज ईटा कलेक्टर बराबर एवरेज एसी पावर आउटपुट बटे एवरेज डीसी पावर इनपुट टू ट्रांजिस्टर। यानी दो ऊपर नीचे दोनों जगह एवरेज शब्द आया है, वही एवरेज एसी पावर और नीचे एवरेज डीसी पावर, जबकि पहले वाले में कहा एसी पावर और डीसी पावर ओवरऑल वाले में, और यहाँ एवरेज लिखा कलेक्टर वाले में सूत्र में। तो सूत्र दोनों का सेम है। और इसके लिए एक्सप्रेस को ओवरऑल एफिशिएंसी अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये पी ओ एस सी जो एसी सप्लाई से जो पावर मिलेगी लोड के ऊपर वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के रूप में होगी, जिसका सूत्र ये बराबर 1/√2 वी सी ई मैक्स माइनस वी सी ई मिनिमम बटे 2 गुणा 1/√2 आई सी मैक्स माइनस आई सी मिनिमम बटे 2। ये वही सूत्र है जो पहले हमने कैलकुलेट कर रखा है, सेम उसी आधार पे इसकी गणना की गई है। इसमें यहाँ वी सी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम जो पॉइंट है साइकिल साइन वेव का टॉप पर, उसको इंडिकेट करता है। और वी सी मिनिमम सबसे जो नीचे का पॉइंट है, यानी नेगेटिव साइकिल का जो नुकीला हिस्सा जहाँ नीचे वाला, उसको इंडिकेट करता है वी सी मिनिमम। ऐसे ही कलेक्टर करंट के लिए भी लागू होता है ये सेम। तो ये वापस वी सी मैक्स माइनस वी सी मिनिमम का जो मान है वो आएगा
2 VCC और IC मैक्स माइनस IC मिनिमम का मान आएगा 2 IC, जिससे नीचे वाला मान तो जाता है 8, ये मल्टीप्लाई होके 2 गुणा 2 और 2 बार अंडर रूट है तो उनका उनका केवल 2 ही होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 नीचे तो 8 आएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में जो संख्या आएगी वो आएगी 2 VCC 2 VCC गुणा 2 IC, तो ऊपर 2 2 आ रहे हैं तो दोनों गुणा हो गया तो 4 बन गए, तो नीचे था 8, 4/8, तो ये वापस वही 1/2 आएगा, और यहाँ पर जो भाग देंगे PDC सप्लाई PDC पावर की, उससे एफिशिएंसी वापस 1/2 के रूप में प्राप्त होगी, यानी 50% के नियरली हमें प्राप्त होगी। एडवांटेजेस ऑफ क्लास एम्पलीफायर, क्लास एम्पलीफायर की जो एडवांटेज है, करंट फ्लोज फॉर कंप्लीट साइकिल होता है, और एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल्स करता है, यानी छोटे सिग्नल ये एम्पलीफाई कर सकता है, आउटपुट इनपुट के समान रहती है, डिस्टोर्शन इसमें होता नहीं है, मिनिमम होता है, और क्लास एम्पलीफायर लो पावर आउटपुट के लिए और लो कलेक्टर एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। ये हमने इसमें देखा। अब इसका ट्रांसफर की जो एक्शन है उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। ट्रांसफर में जो इम्पीडेंस मैचिंग होती है, तो RL तो लोड होता है लाउड स्पीकर पे, RL डैश वो रिफ्लेक्टेड लोड होता है प्राइमरी ट्रांसफर की वाइंडिंग पर, तो और प्राइमरी वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वोल्टेज V2 और करंट प्राइमरी के लिए I1 और सेकेंडरी के लिए I2 रखा जाए, तो जो रिलेशन है ट्रांसफर एक्शन का वो इस तरह प्राप्त होता है, जैसे चित्र में दिखा रखा है, रिफ्लेक्टेड लोड RL डैश दिखा रखा है डैश डैश में रूप, यानी RL का जो आउटपुट पे है लोड लाउड स्पीकर का, उसका जो रिफ्लेक्टेड लोड है RL डैश के रूप में प्राइमरी की तरफ प्रतीत होता है। अब इनका रिलेशन निकाला जाए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स N1 N2 और वोल्टेज है V1 V2 प्राइमरी और सेकेंडरी की, ऐसे करंट है प्राइमरी के लिए I1 और सेकेंडरी के लिए I2, तो जो रिलेशन प्राप्त होता है V1/I2 बराबर N1/N2, और करंट के लिए होता है रिलेशन I1/I2, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, N2/N1 होगा, I1/I2 बराबर N2/N1 होगा। अगर इन दोनों को मिलाया जाए नीचे ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V1/I1 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर और V2/I2, और यहाँ पर V1I1 कहाँ पर था, प्राइमरी साइड में था, उसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो RL डैश है, ऐसे V2I2 आउटपुट साइड में उसके लिए इफेक्टिव लोड है RL, तो इनको अगर इसमें सूत्र में रख देते हैं तो RL डैश बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL बराबर N² RL। यहाँ पर N जो है वो टर्न्स रेशो को इंडिकेट करता है, क्योंकि N1 है प्राइमरी टर्न्स और N2 है सेकेंडरी टर्न्स, N1 N2 का जो मान है वो टर्न्स रेशो है। तो एक पावर एम्पलीफायर में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रॉपर टर्न्स रेशो होना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसमें